My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some more data interpretation sets for XGMT examination. This is the second session on DI practice for XGMT. और अगर पहला सेशन नहीं चेकआउट किया है तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पे मैथोलॉजिकल पे ज्वाइन भी कर लेना. ओके, सो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ टुडे, देन सेकेंड सेट, थर्ड सेट. सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दीज सेट्स फर्स्ट योरसेल्फ और फिर सॉल्यूशन देखो. आई बिलीव कि अपने एंड पे ट्राई किया होगा. तो फर्स्ट सेट पढ़ते हैं. फर्स्ट टेबल गिव्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन MBA क्लास who sought employment in the areas of finance, marketing and software. The second table gives the average starting salaries of the students per month, rupees in thousands, in these areas. The third table gives the number of students who passed out in each year. तो तीन टेबल्स हमारे पास. फर्स्ट टेबल दे रहा है हमें डेटा and that data is percentage of students in MBA class who sought employment in the areas of finance, marketing and software. ठीक है, so finance, marketing, software and others, and these are percentage values first टेबल में. और सेकंड टेबल में हमारा एवरेज सैलरी पर मंथ है फॉर फिनेंस, मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर. एंड थर्ड टेबल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आउट फ्रॉम 92 to 96, वो डेटा गिवन है. तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आउट निकाल लेते हैं हर एक ईयर का क्या वैल्यू आ रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर. सो 1992 में दिस वैल्यू इज 800, 93 में दिस इज 650, 94 में 1100, 95 में 1200 और फिर 93 में दिस इज 1000. सॉरी 96 में दिस इज 1000. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट जॉब्स in finance is less than the number of students getting marketing jobs in the 5 years by how much? The students who got job in finance is less than students getting job in marketing by how much? 5 years का डेटा हमें पूरा का पूरा कंपेयर कराना है, फिनेंस का और मार्केटिंग का. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे फिनेंस के एवरी ईयर, मार्केटिंग के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, या डायरेक्टली हर ईयर का डिफरेंस ले लें और फिर उसको एडअप कर दे, वो ज़्यादा ईजी होगा. तो हर ईयर का डिफरेंस लेके एडअप करेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा आसान होगी. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को भी एक बार देखते हैं कि क्या उससे ज़्यादा ईजी है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाएगा. कैसे करेंगे इसको? डिफरेंस लेंगे, पहले ही परसेंटेज में डिफरेंस ले लेंगे, वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली एडअप कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी ऑफ फिनेंस फ्रॉम 1992 टू 1996? एवरेज सैलरी ऑफ फिनेंस फ्रॉम 1992 टू 1996 परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है फिनेंस. सो फिनेंस का 1992 में क्या वैल्यू आ रहा है? 5450 और 9810 वैल्यू आ रहा है 1996 में. और बस परसेंटेज इंक्रीज तो निकालना है, तो सीधे से सवाल है. तो 5450 से 9810 कितना इंक्रीज हुआ है? सो 9810 4400 माइनस 40, दिस इज 4360 का इंक्रीज आया है. 4/5 एग्जैक्टली 4/5 आ रहा है. 4360 बाई 5450 एग्जैक्टली 4/5 आ रहा है, यानी कि 80%. इंक्रीज ऑफ 80% इज देयर. ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज एनुअल रेट एट विच द इनिशियल सैलरी ऑफर्ड इन सॉफ्टवेयर इंक्रीजेस. एवरेज एनुअल रेट एट विच इनिशियल सैलरी ऑफर्ड इन सॉफ्टवेयर हैज इंक्रीज्ड. तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है. सॉफ्टवेयर का सैलरी वॉज 1992 में सैलरी वॉज 5290 और 1996 में सैलरी इज 8640. तो फ्रॉम 5290 सैलरी इज 8640, कितना इंक्रीज आया हमारा? 3400 माइनस 50, तो 3350, जो कि रफली हमारा 60% से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है. 60% कितना होगा 5290 का? 60% होगा हमारा 5000 का 60% होगा 3000 और फिर 29 इंटू 6, तो लगभग 3180 होता है 60%. और ये 3350 है, 170 ज़्यादा है. तो रफली 63% के आसपास का इंक्रीज आ रहा है हमारा 4 ईयर्स में. 4 ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज एनुअल रेट, तो डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 63/4 यानी कि 15.8% के आसपास का वैल्यू आएगा. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये भी. ओके, अब एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. बट एग्जाम में कैसे करोगे? पहले तुम सेट देखा और तुम्हें लगा कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो पहले बाद के क्वेश्चन देख लो. हो सकता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सेट में हो सकता है जो पहला क्वेश्चन हो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो और बाद के सेट्स जो क्वेश्चन हो बहुत डुएबल हो. या आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन माइट बी वेरी डुएबल और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जो कि टाइम लेने वाले हो, तो उनको बाद में भी कर सकते हो, या अगर बाकी सेट्स पहले करने हैं तो उनको बाद के लिए कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. डिपेंड करता है कितना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं अपना.
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट जॉब इन फाइनेंस इज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्केटिंग जॉब्स इन द 5 years। तो फाइनेंस में सबसे पहले बात करते हैं 1992 में 22% हैव गॉट जॉब इन फाइनेंस, 36% इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में परसेंटेज ज़्यादा है और डिफरेंस आ रहा है हमारा 14% का। अच्छा, हर एक ईयर में एक्चुअल में परसेंटेज मार्केटिंग में ज़्यादा है। अगर हर एक ईयर में ज़्यादा नहीं होता, किसी ईयर में फिनेंस में कम होता, तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते उस चीज़ को। हर एक केस में तभी हम डिफरेंस ही लेते। ठीक है, हम दोनों वैल्यूज़ निकालते नहीं, फिनेंस की और मार्केटिंग की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड ईच ईयर, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तब भी नहीं करते। तब हम ये देखते, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ईयर में ऐसा होता कि फिनेंस से मार्केटिंग में गए 22%, 36%, और इसके नेक्स्ट ईयर में अपोजिट होता 48%, 17%, तो यहाँ पे हम ऐड करते और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, और ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे हम सब ऐड कर रहे हैं, यानी कि क्या है डिफरेंस, क्योंकि मार्केटिंग में ज़्यादा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम मार्केटिंग माइनस फिनेंस निकाल रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन पूरा सही रहे। ठीक है, बहरहाल इन दिस क्वेश्चन तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे केसेस में मार्केटिंग की ही वैल्यू ज़्यादा है, तो सबको स्ट्रेट अवे एडअप करना है। तो 1992 वैल्यू इज 800, तो 1% विल बी इक्वल टू 8, और डिफरेंस आ रहा है हमारा 14% का, तो 14 इंटू 8 विल बी द डिफरेंस फॉर 1992। फिर 1993 में डिफरेंस आ रहा है 31%, और 650 है तो 1% होगा 6.5, 31 इंटू 6.5। आइडियली वैसे तो इंटीजर में ही आना चाहिए था, एनीवे कोई बात नहीं, हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है 31 इंटू 6.5। प्लस नेक्स्ट ईयर डिफरेंस आ रहा है 20 का, और 1100 1% आ रहा है 11, 20 इंटू 11। प्लस नेक्स्ट ईयर डिफरेंस आ रहा है हमारा 18 का, और 1200, तो 18 इंटू 12। और लास्ट ईयर में डिफरेंस 0 का आ रहा है, तो 0 ही ऐड होगा। सो 14 इंटू 8 इज 112, प्लस 31 इंटू 6.5, 31 इंटू 6 हो गया हमारा 186, और 0.5 यानी 15 और ऐड कर दो तो 201, प्लस 20 इंटू 11 220, 18 इंटू 12 180, और 36 260। सो 200 100 313 533 और 749, तो अप्रॉक्सीमेटली 750 आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 750। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर इज 750। सेकंड और थर्ड हमने पहले ही कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट इन 1993? एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट इन ईयर 1993। हमें मंथली सैलरी फाइनेंस की पता है, मार्केटिंग की पता है, सॉफ्टवेयर की पता है, और डेटा हमारा क्या है, सम स्टूडेंट्स हैव प्लेस्ड इन फाइनेंस, हैव बीन प्लेस्ड इन फाइनेंस, सम इन मार्केटिंग, सम इन सॉफ्टवेयर एंड सम इन अदर्स। और 1993 में डेफिनेटली 12% हैव बीन प्लेस्ड इन अदर्स, बट अदर्स का हमें मंथली सैलरी पता नहीं है। तो एज लॉन्ग एज वी हैव नो आइडिया अबाउट मंथली सैलरी ऑफ अदर्स, अगर उनका जीरो होता तो बात अलग थी, तब तो निकाल लेते, पर जीरो के अलावा कोई और वैल्यू होगा, डेफिनेटली प्लेस हुए हैं तो कुछ तो सैलरी रहा होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी द आंसर, बिकॉज डेटा नहीं गिवन है अदर्स के लिए कि व्हाट इज देयर एवरेज सैलरी। इस डेटा के बिना हम आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, पर यहां पे एक और चीज समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन कहता कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर, तो ये वैल्यू तो निकाली जा सकती है, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तब क्या कैलकुलेट करते हैं, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कैलकुलेट दैट वैल्यू कि व्हाट विल बी एवरेज मंथली सैलरी ऑफर्ड टू अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट इन 1993 इन फाइनेंस हु गॉट प्लेस्ड इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर। कैसे करोगे, पहले ये अपने एंड पे अटेम्प्ट करो। ठीक है, सो 1993 में फाइनेंस में है 17%, मार्केटिंग में है 48%, और सॉफ्टवेयर में 23%। और एवरेज सैलरी इन 1993 6380 फाइनेंस, 6390 मार्केटिंग एंड 6440 सॉफ्टवेयर। अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, बहुत टीडियस कैलकुलेशन होगा। अगर हम ये कैलकुलेशन सिंपल तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, 70, या तो वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज तो यही है, परसेंटेज से ही हो जाएगा काम अपना। तो क्योंकि हमारा रेशियो तो 17, 48 और 23 का ही रहेगा, तो 17 इंटू 6380 प्लस 48 इंटू 6390 प्लस 23 इंटू 6440 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 48 प्लस 23, ये करोगे तब तो फिर यही करते रह जाओगे। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, अगेन एक वैल्यू को अपना एवरेज एज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज से डेविएशन निकालना है। एवरेज हमें किसका निकालना है, सैलरी का निकालना है, तो सैलरी की किसी एक वैल्यू को हम जीरो एज्यूम कर लेंगे, एवरेज अपना एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज हैं 6380, 6390, 6440। तो हमने मान लिया 6380 हमारा एवरेज है, इतनी तो सैलरी है ही है सबकी। ठीक है, प्लस अब अगर हमने इसको एवरेज एज्यूम कर लिया, इफ यू एज्यूम्ड दिस वैल्यू एज एवरेज, 6380 एज एवरेज, तो इसको तो जीरो कर दो।
6390 इज +10 और 6440 इज बेसिकली +60। अब कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। अब बस बाकी वैल्यूज को क्या करोगे, 17 इंटू 0, वो जो कि 0 ही है, ठीक है। और तुम्हें बस बताने के लिए लिख रहे हैं 48 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 60 और दिस डिवाइडेड बाई, अब अगेन 17 प्लस 48 प्लस 23 नहीं लिखोगे, टोटल परसेंटेज तो 100 था और 12% हमारा अदर्स है, तो बचा कितना 88%, तो डिवाइड बाई 88 होगा, ठीक है। दिमाग खुला रखना है हमेशा, डिवाइड बाई 88 करेंगे। अब ये वैल्यू तो 0 है स्ट्रेट अवे, 48 इंटू 10 इज 480, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर है 480 प्लस 23 इंटू 6 इज 138, तो 1380 डिवाइड बाई 88। अब 1380 प्लस 480 ये आ गया 1860 डिवाइड बाई 88, ये वैल्यू हमारा 21 के आसपास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 88 है, 88 इंटू 2 क्या होगा 176 होगा, तो 20 टाइम्स जाएगा तो 1760 होगा, 20 एंड 100 बाई 88, तो 21 एंड 12 बाई 88, तो रफली 21 एंड 1 बाई 8 आंसर आ जाएगा 21.13 के आसपास, यानी कि 6401.13 रुपीज़ सैलरी होगा। और ये सैलरी मंथली सैलरी, अगर एनुअल पूछेगा तो मल्टीप्लाई 12 कर दोगे, तो ये भी ध्यान रखना है। जस्ट इन केस अगर ऑप्शन में नॉट गिवन हो और एनुअल पूछा हो और ऑप्शन में दे दिया हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल आंसर हमारा आएगा 6401.13। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें हमने समझ ली जो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछा जाता तो हम कैसे करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। In 1994, students seeking jobs in finance earned how much more than those opting for software per annum? अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो पर एनम पूछा है, यानी कि लास्ट में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सैलरीज जो गिवन है वो सारी की सारी मंथली सैलरीज है। और पूछ रहा है फिनेंस में सीकिंग जॉब इन फाइनेंस 1994, डेटा इन 1994 फॉर बोथ टेबल्स, और 1994 का वैल्यू क्या था, दिस वाज 1100। सो फिनेंस वालों ने कितना अर्न किया है पर एनम इन कंपेरिजन टू सॉफ्टवेयर, फिनेंस एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो फाइनेंस का परसेंटेज 23% और सॉफ्टवेयर का परसेंटेज 21%। तो फाइनेंस पीपल मस्ट हैव अर्नड कितना, एवरी पर्सन इज अर्निंग 7550 इन फाइनेंस और सॉफ्टवेयर में अर्न करना 7050 और 23% ऑफ 11, तो फाइनेंस वालों का अर्निंग क्या होगा 23, मंथली अर्निंग होगा 23 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 7550, ये मंथली अर्निंग हो जाएगा फॉर फाइनेंस, माइनस सॉफ्टवेयर वालों का कम होगा 21 इंटू 11 इंटू 7050, और ये मंथली है, मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दोगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, बट अभी भी कैलकुलेशन हमारा टीडीएस है, टिपिकल है। ऑप्शंस क्या है, ₹43 लाख, ₹33.8 लाख, ₹28.4 लाख, ₹38.8 लाख, यानी ऑप्शंस में 4-5 लाख का डिफरेंस तो है ही है, 4-5 लाख का डिफरेंस है, तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा हमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है कैलकुलेशन के साथ में, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। यानी कि 7550 को हम 7500 भी लिख सकते हैं, 7050 को 7000 भी लिख सकते हैं, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन हम डेफिनेटली कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 12 तो वैसे ही अपना बाहर है, 23 इंटू 11 इज 230 प्लस 23 253 इंटू 7500, और यहाँ पे आ जाएगा 231 इंटू 7000, ठीक है। 2 जीरो और बाहर लेके चले जाओ, ठीक है, तो 1200 हो जाएगा, 2 जीरो और बाहर लेके चले जाओ, और 5 भी तो बाहर जा ही सकता है, 5 को भी चलो बाहर लेके चले जाते हैं, 1200 इंटू 5 6000, ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर अंदर बचेगा हमारा 253 इंटू जीरो, तो पहले ही बाहर लेके चले गए, तो बचा हमारा 15, क्योंकि 5 भी बाहर लेके चले गए, 253 इंटू 15 माइनस 231 इंटू 14, तो 253 इंटू 15 ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 250, 15 3 45 4 9 39 3995 माइनस 4 4 28 और एक सेकेंड 14 1 4 1 बचा 42 43 4 बचा 28 4 3224, तो ये वैल्यू आ गया हमारा कितना, आ गया 761, तो 6000 इंटू 761, कुछ कैलकुलेशन में गलत कर दिया हमने, एक सेकेंड 253 इंटू 15 है, 15 3 45 5 आया 4 79 7 आ गया 37 3795 आया था, so this will be 561, 6000 into 561,
तो ये 33 6 इंटू 56 336 33.6 लैक्स के आसपास का वैल्यू आएगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्योंकि हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो किया था, तो प्रेसाइज वैल्यू नहीं आएगा, बट हाँ हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। एक और अप्रोच क्या हो सकता था कि देखो हमें ये पता है कि फाइनेंस में 23% है और सॉफ्टवेयर में 21% है, डिफरेंस एक्चुअल में 2% का ही है। एक तो डिफरेंस आ रहा है 2% का इन पॉपुलेशन ऑफ फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ पर्सन इन फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर। दूसरा डिफरेंस आ रहा है हमारा सैलरी में फाइनेंस और सॉफ्टवेयर में, दैट डिफरेंस इज 750 7,500। अगर नंबर इक्वल होता हमारा तो उस केस में डिफरेंस पर पर्सन 500 रुपीज़ का होता है सैलरी में, है कि नहीं? अगर हमारे नंबर्स इक्वल होते तो 500 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ डिफरेंस होता सैलरी में, बट हमारा नंबर फाइनेंस का 2% ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल वैल्यू के लिए निकाल लेंगे डिफरेंस, क्योंकि इक्वल वैल्यू के लिए 500 का ही डिफरेंस है, और फिर जो 2% एक्स्ट्रा है उसके लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 2% एक्स्ट्रा के लिए भी निकाल लेंगे। तो 21% जो है, जो कि दोनों ही में है, तो 21% इज 21 इंटू 11। सो फॉर दिस पॉपुलेशन डिफरेंस तो 500 का ही है। ठीक है, इतना पॉपुलेशन में फाइनेंस से भी लिया और इतना ही हमने सॉफ्टवेयर से लिया, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इंटू 500, और क्योंकि ये 12 महीने की बात कर रहे हैं तो इंटू 12 कर दोगे। दिस इज डिफरेंस फॉर 21% पॉपुलेशन, प्लस जो 2% बच गया फाइनेंस का, उनके रिस्पेक्ट में तो हमारे सॉफ्टवेयर वाले तो खत्म हो गए, तो अब उनके लिए पूरा सैलरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा ही डिफरेंस एक्स्ट्रा पूरा ही एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो 2 इंटू 11 इंटू 7550 इंटू 12, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेम स्टोरी करेंगे। 12 इंटू 11 को पहले ही बाहर निकाल लो, 132, और इनसाइड द ब्रैकेट फिर हमारा क्या बचा, अगेन फिर अप्रोक्सीमेट कर लेंगे इसको। 132 तो आ ही गया है, 21 इंटू 500 तो ये आ गया 10500, और प्लस यहाँ पे हमारा, अच्छा 12 इंटू 11 तो बाहर ले लेता है, 20 इंटू 500, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 7550 इंटू 2, दैट इज 15,100, तो 25,600, तो 132 इंटू 25,600, ओके। 25,000 इज रफली 1 लाख बाई 4, अप्रॉक्सीमेटली हमारा क्या आ जाएगा, 132 बाई 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 132 बाई 4 इज 33 लैक्स, दिस इज 33 लैक्स, मतलब 33 के वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आंसर हमारा 33 प्लस समथिंग, तो रफली 34 लैक्स के आसपास का वैल्यू आएगा। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है कि अप्रॉक्सीमेट जितना कर पाएंगे, जितना बेहतर तरीके से अपने डेटा को समझ पाएंगे, उतना ही इजीली हम अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा टीडीएस कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर भी कोई क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं जहाँ पे कोई हमारे पास शॉर्टकट नहीं होगा, तो वहाँ पे तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल दिस सेट इज रन, अगले सेट पे चलते हैं। और इस बार ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं इस सेट में मैंने आपके, दिस इज द वेरी इजी सेट, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, इसके आगे वाले में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। The graph below shows the end of the month market value of 4 shares for the period from January to June. Which share showed the greatest percentage increase in market value in any month during the entire period? तो शेयर्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ए इज इन क्रॉस, बी ट्रायंगल बन रहा है, सी स्क्वायर है, और डी और रोम्बस शेप काइट टाइप शेप है। तो ए इज एट द टॉप, देन बी, देन सी, एंड देन लास्ट में डी आ रहा है। और क्वेश्चन पूछा विच शेयर शोज द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू इन एनी मंथ। अब इंक्रीज जब भी होगा तो स्लोप हमारा अपवर्ड्स होगा, ठीक है, और साथ में परसेंटेज इंक्रीज कब ज़्यादा होगा, जबकि बेस छोटा हो। एब्सोल्यूट इंक्रीज के लिए तो हम देखते हैं जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज होगा, स्लोप ज़्यादा और वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि सेम ईयर्स में देखो जैन फैब सेम बात है, तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज ज़्यादा होगा। तो बस उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि स्लोप कहाँ पे ज़्यादा है, एब्सोल्यूट इंक्रीज के लिए। परसेंटेज इंक्रीज के लिए बेस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लोप हमें अच्छा खासा दिख रहा है, एब्सोल्यूट इंक्रीज शुड बी मैक्सिमम हियर, बट क्योंकि बेस वैल्यू यहाँ पे स्मॉलर है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर परसेंटेज इंक्रीज। और एक इंक्रीज यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ स्लोप उतना ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली परसेंटेज इंक्रीज भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और कहीं पे कोई इंक्रीज दिख रहा है हमको, और कहीं और छोटे छोटे इंक्रीज हैं, तो डेफिनेटली उनको देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो दो कंटेनर हमारे पास, एक तो ये आ गया और एक ये वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, फ्रॉम 40 टू 50, 40 टू 50 10 का इंक्रीज है, तो 10 बाई 40 विच इज 25%, एंड दिस इज फॉर डी, शेयर डी। एंड इन दिस केस यहाँ इंक्रीज आ रहा है हमारा 95 से 115, 20 का इंक्रीज है, बट बेस 95 है, इंक्रीज तो डबल है, बट बेस 95 है, 20 बाई 95 विच विल बी रफली 20% से थोड़ा ज़्यादा होगा, 20
2% के आसपास, और यहाँ 25% है। डेफिनेटली हायर किसके लिए? हायर विल इज फॉर शेयर डी, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज इन विच मंथ वॉज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट चेंज इन द मार्केट वैल्यू फॉर एनी शेयर रिकॉर्डेड? एब्सोल्यूट चेंज कहाँ पे है? क्लियरली एब्सोल्यूट चेंज इज हियर विद द मैक्सिमम स्लोप। तो इसके लिए तो कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे डेटा देखे, चाहे हमें कितना भी बड़ा डेटा गिवन होता, कितनी भी ज्यादा वैल्यूज गिवन होती, बस हम स्लोप देखते, क्योंकि सेम वैल्यूज है ना, सेम डिफरेंस पे है, तो जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पे एब्सोल्यूट चेंज मैक्सिमम होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो आंसर इज मंथ पूछा है एक्चुअल में, तो मंथ कौन सा है? मंथ इज मार्च, ऑप्शन ए। और शेयर हमारा है ए, शेयर इज ए, तो मार्च कॉमा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वॉज द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू फॉर एनी शेयर रिकॉर्डेड? ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू फॉर एनी शेयर इज रिकॉर्डेड। अगेन सिमिलर क्वेश्चन ही आ गया, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना था हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे आया था मैक्सिमम, इन दिस केस तो फॉर मंथ फेब्रुवरी, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल, अब क्वेश्चन डिफरेंस आया जिसको करना पड़ेगा कैलकुलेट प्रॉपर्ली। एन इंडिविजुअल विशेज टू सेल वन शेयर ऑफ सी एंड वन शेयर ऑफ डी टू बाई वन शेयर ऑफ ए एट द एंड ऑफ द मंथ, एट विच मंथ एंड वुड द इंडिविजुअल्स लॉस फ्रॉम दिस डिसीजन ड्यू टू शेयर वैल्यू चेंजेस बी द मोस्ट? तो क्या कर रहे हैं इंडिविजुअल? विशेज टू सेल वन शेयर ऑफ सी, तो एक शेयर सी का सेल करेगा, वन शेयर ऑफ डी, एक शेयर डी का सेल करेगा, टू बाई वन शेयर ऑफ ए। So he'll be getting money by selling one share of C and one share of D, and then he'll be investing that money in purchasing one share of A at the end of the month. तो किस मंथ एंड में, एट विच मंथ एंड वुड द इंडिविजुअल्स लॉस फ्रॉम दिस डिसीजन ड्यू टू शेयर वैल्यू चेंजेस बी द मोस्ट? लॉस जहां पे मैक्सिमम होगा, यानी कि जहां पे इंस्टेड उसको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग द मनी फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सी एंड डी, अगर अपनी पॉकेट से जितना एक्स्ट्रा पैसा उसको लगाना पड़ेगा वहां पे उतना ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, सो देख लेते हैं सी और डी का पर मंथ वैल्यू क्या है जबकि वो सेल करेगा। तो फ्रॉम इन द मंथ ऑफ जनवरी, एट विच मंथ एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी, सी कहाँ पे? सी इज हियर एंड डी इज हियर, सो सी इज स्क्वायर, ओके सी, सो 60 40, so he'll be getting 60 rupees and 40 rupees by selling C and D, and then he'll be purchasing A, और A का प्राइस इज 100, 60 plus 40 is 100, 100 rupees is got and 100 rupees is invested, तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, जीरो, जीरो हो गया। इन दिस केस दिस इज फ्रॉम 40, दिस इज एक्चुअल 50, और ये वैल्यू 55, तो 105, ही इज गेटिंग 105 एंड शेयर इज ऑफ 95 ओनली, तो ही हैज 10 रुपीज एक्स्ट्रा, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है उल्टा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उल्टा हमें चाहिए कि जहां पे लॉस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम लॉस हो। इन दिस केस अगेन दिस इज 50 एंड दिस इज 60, तो 110 ही रिसीव्ड एंड प्राइस हियर इज कितना है? 115, तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा ही हैज टू पे, तो -5 यहाँ पे लॉस आएगा। तो डेफिनेटली आंसर हमारा जनवरी भी नहीं होगा, जनवरी वैसे ऑप्शंस में गिवन भी नहीं है। एनीवे नेक्स्ट मंथ में शेयर प्राइस फॉर डी इज 40 and here this is 65, so 105 he is receiving and price here is also 105, यानी कि again no profit no loss, zero। मंथ ऑफ मे में आ रहा है वैल्यू 45 and 60, तो 105 in total, and here this is 100, so there is a profit of 5, क्योंकि 5 रुपये उसके बाद एक्स्ट्रा है। एंड लास्ट मंथ, मंथ ऑफ जून, तो या तो आंसर हमारा मार्च होगा या फिर जून अब आ रहा होगा, तो जून में क्या आ रहा है? 45 and 55, तो 100 रुपीज़, बट शेयर इज ऑफ 110 रुपीज़, 10 rupees extra he has to spend, तो -10, यानी कि there is a loss of 10 rupees which is maximum in the month of June, so answer is option D, in the month of June he is having maximum loss। okay, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल विशेस टू शेयर सेम स्टोरी, व्हाट कैन बी द इंडिविजुअल्स ग्रेटेस्ट गेन फ्रॉम दिस डिसीजन ड्यू टू शेयर वैल्यू चेंज? ग्रेटेस्ट गेन क्या हो सकता है? तो ऑलरेडी हमने डेटा निकाला हुआ है, ग्रेटेस्ट गेन कहाँ पे आया था? इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड दैट वाज ₹10, so answer will be ₹10, option B is the greatest gain। so this was our second set, very doable set, very easy set, और सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं।
Table given below gives the data about certain coffee producers in India. So we've been given data for Brook Bond, Nestle, Lipton, and Mac, and then total including others is also given. For production, that is in thousands of tons, capacity utilization in percentage, sales value in thousands of tons, and total sales value in rupees in crores. First question, what is the maximum production capacity in thousands of tons of Lipton for coffee? Maximum production capacity, क्योंकि अभी जो capacity given है हमें for Lipton, that is 1.64 in thousands of tons, but that is capacity utilization कितना है 64.80%. तो दिस इज नॉट मैक्सिमम कैपेसिटी, ये तो हमारा 64.80% की वैल्यू गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.64. हमें निकालना है 100% का वैल्यू मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो सकता है. ऑप्शंस आर 2.53, 2.85, 2.24 एंड 2.07. अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पे? एक तो तरीका है कि हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो एक्चुअल आंसर विल बी 1.64 इंटू 100 बाई 64.80, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस तरह से. बेस्ट अप्रोच क्या होगा? अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. 64.80 रफली 2/3 के आसपास है. दिस इज रफली 66.66%. ऑप्शन हमारे दूर दूर हैं तो इतना मान सकते हैं. दिस इज रफली 2/3, तो 2/3 की वैल्यू में गिवन है, मान लिया हमने. ठीक है, इससे कम वैल्यू गिवन है एक्चुअल में 64.80 गिवन है, बट यहाँ से हम अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे. तो 2/3 की वैल्यू अगर 1.64 है तो 1/3 क्या होगा? क्योंकि बस 1/3 और ऐड कर दोगे तो टोटल कैपेसिटी हमें मिल जाएगा. 1/3 विल बी हाफ ऑफ दिस, विच विल बी 0.82, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 2.46. और क्योंकि वैल्यू हमें 64.80% का गिवन था, इससे बड़ा वैल्यू आएगा, लार्जर वैल्यू आएगा, तो और आंसर विल बी 2.40 से 2.46 से लार्जर वैल्यू आएगा. ऑप्शन ए विल बी द आंसर 2.53. ओके, ठीक है, क्या है क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब हमें डेटा तो मिल गया लेफ्ट हैंड के लिए, दैट इज 2.53. Next question, which company out of the 4 companies mentioned above has the maximum unutilized capacity in thousands of tons? Company out of the 4 companies mentioned above that has the maximum unutilized capacity in thousands of tons. Whether that is Lipton or Nestle or Brook Bond or MAC, Mac. कौन सी कंपनी का अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी मैक्सिमम, यानी कि हर एक कंपनी के लिए पहले हमें कंप्लीट उनका मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जो यूटिलाइज कैपेसिटी या प्रोडक्शन है एट प्रेजेंट, और जो डिफरेंस है हमारा दैट विल बी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी. और क्या हमें मैक्सिमम यूटिलाइज अनयूटिलाइज कैपेसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. परसेंटेज में तो ईजी है, परसेंटेज हमें पता है कि यूटिलाइज कैपेसिटी फॉर ब्रुक बॉन्ड इज 76.50%, तो रिमेनिंग विल बी 100% माइनस 76.50, रिमेनिंग विल बी अनयूटिलाइज कैपेसिटी. तो परसेंटेज मैक्सिमम किसके लिए आएगा? मैक के लिए आएगा फॉर श्योर, बिकॉज देयर परसेंटेज यूटिलाइजेशन इज मिनिमम. तो परसेंटेज में चीज़ें क्लियर होती मैक के लिए, डेफिनेटली मैक वुड हैव बीन द आंसर इन परसेंटेज. बट हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रॉपर, और उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वैल्यूज इतनी सिंपल, इतनी ईजी नहीं है. तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है, तो पहले आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस से आ जाएंगे कि आगे हो सकता है कैलकुलेशन थोड़े से ईजी हो. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स फॉर कॉफी इन इंडिया? अप्रॉक्सीमेट टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी. ओके, so total production capacity is 11.60, which is 61.30%. टोटल तो हमें दिया है 61.30% का वैल्यू गिवन है और हमें 100% का वैल्यू निकालना है. तो दिस इज 11.60. तो व्हाट विल बी 100%? ओके, 61.30% है, 11.60 यानी कि कितना और निकालना पड़ेगा? 38.70% एडिशनल होगा, तभी तो 100% बनेगा हमारा. ओके, सो वन मेथड इज टू यूज द ऑप्शंस. पहले तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज डेटा गिवन सफिशिएंट है हमारे पास, हमें टोटल का वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यूज गिवन है, तो डेफिनेटली आंसर निकाल सकते हैं. डेटा इनसफिशिएंट इज नॉट द आंसर. तो आंसर इज द इज 18 और 20 और 18.9. ठीक है, अब 18 और 20 के हिसाब से तो एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 18 20 सिंपल वैल्यूज है. अगर 20 हमारा टोटल वैल्यू होता तो 61.30% कितना होता? 12 होता, उस केस में 12.6 होता. एक सेकंड, 12.6 बोल रहे हैं, हाँ 12 होता 60%. ठीक है, और फिर 1% हो, हाँ 12.26 होता. अगर 20 होता टोटल वैल्यू 61.30% होता 12.26. बट ये तो है नहीं, इससे लेसर वैल्यू है कि 20 तो आंसर नहीं है. अगर 18 होता तो 60% क्या होता? 10.8 होता, और फिर 1% होता 0.18, यानी कि आंसर हमारा 11.60 तब भी नहीं आता, उससे लेसर होता. तो 18 भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर मस्ट बी 18.9.
आंसर हमारा 18.9 ही होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शंस को यूज़ करके हम जा सकते थे, या फिर ऐसे सोच सकते थे कि अगर हमारा आंसर हम 61.30% को 60% माने, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करके भी वहां तक पहुंच सकते थे। बट ये लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन कैलकुलेशन हमसे डिमांड कर रहा है और टीडीएस कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है, तो अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन पे जाएंगे तब फिर ये चीज़ें हमें परेशानी करेंगे। ठीक है, अब देखो, और अगर हम कैलकुलेशन एग्जैक्टली करना चाहें, ऑप्शंस थोड़े पास ज़्यादा होते तब कैसे करते हैं हम, या और मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते तो कैसे करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल था, 1827 ईजिली कैलकुलेशन अपना कर सकते थे। ठीक है, कि अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये 61.30% हमारा दिया है 11.60, और हमें निकालना है 100% का वैल्यू। ओके, तो अगर हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग देखें, 61.30% के अकॉर्डिंग देखें, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 61.3 और दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 122.6, या मल्टीप्लाइड बाई 0.2 विल बी 12.26, है कि नहीं? दिस मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इज 12.26, जबकि हमारा वैल्यू आ रहा है 11.60, यानी कि 0.2 से तो लेसर वैल्यू आएगा 1% का, है कि नहीं? 0.2 से तो लेसर वैल्यू आएगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.19 से, कितना लेस आ रहा है ये? 12.26 आता है हमारा, इफ दिस वाज मल्टीप्लाइड बाई 0.2, यानी कि अगर 1% हमारा 0.20 होता। ठीक है, और ये लेसर आ रहा है हमारा कितना? -0.86, यानी कि रफली 0.15 हम लेसर कर रहे हैं, तो 18 आप 0.185 शुड बी 1%, इसके आसपास आएगा आंसर, यानी कि 18.5, 18.6, 18.7 के आसपास का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमें आंसर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एक्जैक्टली 18.9 शायद ना आ रहा हो, या क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है यहाँ पे भी, तो आसपास के आंसर पे हम पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? और अदरवाइज क्योंकि देखो, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ पे पता ही है, तो हम ये जो डेसिमल है ना, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेसिमल तो हम डेसिमल को फिलहाल फिगर छोड़ दो, ऐसे सोच सकते थे कि 61.30 है, डबल करते इसको तो ये आ जाएगा हमारा 122.60। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हमारा आ रहा है 116, डेसिमल की फिगर छोड़ो। ठीक है, सो ये माइनस कितना आ रहा है? 122 आ रहा है, या तो यहाँ पे हमने माइनस 0.66 हो रहा था, 1.86 को कर दिया, -0.66 हो रहा था। हाँ, तो ठीक है, वन सही, तो फिर वन ही तो कम करना था, 0.189 होता, सही तो कर रहे थे। ठीक है, सो हाँ, -6.6, ठीक है, 6.6 लेसर है, लेकिन रफली 0.1 समथिंग लेसर है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन अपना कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन तो हमारा इस तरह से हो गया। नेक्स्ट वन, द हाइएस्ट प्राइस फॉर कॉफी पर किलोग्राम क्या होगा? वेदर दैट विल बी फॉर नेस्ले और मैक और लिप्टन, या फिर डेटा गिवन ही है सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, हमें चाहिए हाईएस्ट प्राइस फॉर कॉफी पर किलोग्राम। गिवन डेटा है हमें फॉर टोटल सेल्स वैल्यू एंड सेल्स। अब यहाँ से हाईएस्ट प्राइस फॉर कॉफी पर केजी हम ब्रुक बॉन्ड के लिए निकाल सकते हैं, प्राइस पर केजी फॉर लिप्टन, फॉर नेस्ले, फॉर लिप्टन एंड फॉर मैक। बट प्रॉब्लम ये है कि अदर्स भी तो हैं बहुत सारे, और उन अदर्स के लिए हमें डेटा गिवन नहीं है, और क्वेश्चन सबके लिए नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रुक बॉन्ड नेस्ले के लिए नहीं पूछ रहा है, सबके लिए पूछ रहा है कि हाईएस्ट प्राइस हमारा क्या वैल्यू होगा। तो दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी, डेटा गिवन इज इनसफिशिएंट, हम आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है बात? अब अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यही पूछता कि बताओ तुम ब्रुक बॉन्ड नेस्ले लिप्टन और मैक के बीच में व्हाट विल बी द आंसर, तब फिर हमें कैलकुलेशन यहाँ पे भी करना पड़ता। ठीक है, अब क्योंकि हमें वैल्यूज को कंपेयर करना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे एक्चुअल में, क्योंकि प्राइस फॉर कॉफी पर केजी निकालना है हमें, तो यानी कि दैट विल बी टोटल सेल्स वैल्यू डिवाइड बाई सेल्स। नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर अपना निकाल लेंगे। अगर नंबर ऑफ जीरोज इंपॉर्टेंट होते तब फिर हम क्या करते कि हमें, क्योंकि रुपीज क्रोर्स में दिया है ये वैल्यू, ये 1000 टन में दिया है, हमें निकालना है प्राइस रुपीज पर केजी में, तो पहले इनको कन्वर्ट करते, तो 1 मिलियन इज बेसिकली इक्वल टू 10 टू द पावर 6, यानी कि 1 फॉलोड बाई 6 जीरोज, 1 मिलियन इज 10 लाख, और यहाँ 1 करोड़ वैल्यूज गिवन है, और 1 करोड़ होगा 10 टू द पावर 7, यानी कि 1 फॉलोड बाई 7 जीरोज। तो ये वैल्यू हमारा पहला वैल्यू जैसे लिखा है, तो दिस इज 31.15, और बाद में 7 जीरोज आएंगे, जब डेसिमल हटाओगे तो दिस विल बी 3115 फॉलोड बाई 5 जीरोज। तो ये वैल्यू आ गया हमारा इन रुपीज फर्स्ट केस में, और
सेल्स है 1000 टन में, देखो हम यहाँ पे क्या किया, पहले हमने 0.15 लिखा बिकॉज क्रोर्स में है, सो दिस विल बी 31.15 और 10 to the power 7 होगा क्योंकि 1 मिलियन या 10 lakhs दैट इज इक्वल टू 10 to the power 6, ठीक है। 1000 10 to the power 3, 1 मिलियन 10 to the power 6, 1 बिलियन 10 to the power 9, तो ये ध्यान रखोगे तो आसान रहेगी चीज़ें, ठीक है। 10 to the power 7 होगा क्रोर्स में, तो 31.15 इंटू 10 to the power 7, 10 to the power 7 का मतलब क्या हुआ, वो एक के बाद 7 जीरोज, 1 के बाद 7 जीरोज आएंगे, ठीक है। सो 1 फॉलोड बाई 7 जीरोज। अब क्योंकि 31.15 है तो डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज हैं, तो 2 जीरो तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, तो बस 5 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4 5, तो सारे के सारे जीरो हो गए, और डिवाइडेड बाई 2.55 इन 1000 टन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 जीरो आएंगे, लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं तो एक ही जीरो और एक्स्ट्रा आ पाएगा, 2550, बट ये टन में वैल्यू है, हमें चाहिए किलोग्राम्स में, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1000 से, ओके। और फिर जीरो से ये जीरो गया, ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, तो अब वैल्यू बचा है 31150 डिवाइड बाई 255, तो यहाँ से हमें कॉफ़ी का प्राइस पर केजी मिल जाएगा इन रुपीज़ पर केजी, ओके। क्लियर है, बट हमें ये वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो स्ट्रेट अवे क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन में तो वैसे भी खत्म है, डेटा इनसफिशिएंट है, बट अदरवाइज कैलकुलेशन करना होता तो हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। 31.15 डिवाइड बाई 2.55 क्या वैल्यू होगा, 31.15 डिवाइडेड बाई 2.55, अभी रफली वैल्यू हमारा 2.5 इंटू 12 आता है 30, तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा, सॉरी 12 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा, 12 के आसपास वैल्यू होगा, ठीक है। 12 टाइम्स करेंगे तो दिस विल बी 30 एंड 30.6, तो 12.3 के आसपास वैल्यू आएगा। नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है 26.75 डिवाइड बाई 2.03, जो कि रफली 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, 13.39, 13.1, स्लाइटली लार्जर देन 13। नेक्स्ट केस में आ रहा है 15.25 डिवाइड बाई 1.26, अब 1.26 को 13 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या वैल्यू हमारा 15 से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, 13 से मल्टीप्लाई करोगे दिस इज ग्रेटर देन 15.6, ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारा लेस देन 13 आएगा, तो डेफिनेटली आंसर या तो ये होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और या फिर लास्ट में आंसर आएगा, तो 17.45 डिवाइड बाई 1.47। अगेन अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 से, 12 से ही करोगे तो भी कितना आएगा, दिस इज 12 से करोगे तो दिस इज 14.7, तो 10 से ही आ गया, और 2 से आएगा 2.94, तो 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 17.16 और 17.64 लार्जर आ रहा है इससे, यानी कि डेफिनेटली हमारा 12 से भी छोटा आएगा वैल्यू, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी क्लियरली नेस्ले। अगर निकाल नहीं होता तो नेस्ले वुड हैव बीन द आंसर विद मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस फॉर कॉफी पर किलोग्राम, ओके। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट शेयर बाई सेल्स वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाई अदर्स, टोटल मार्केट शेयर बाई सेल्स वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाई अदर्स, और 132.80 इज टोटल सेल्स वैल्यू, और अदर्स कितना कंट्रोल कर रहे हैं, टोटल यहां से निकाल लो और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 132.80 में से, तो दिस इज 31 प्लस 26 57.9 प्लस 15 74, तो 75.15 प्लस 17 तो 92.6 माइनस 92.60, दिस इज कंट्रोल बाई दीज फोर, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रफली हमारा 40 आ रहा है, 40 बाई 132, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 13 3 39, तो रफली 30% के आसपास वैल्यू आएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट तो है ही नहीं, डेटा तो पूरी प्रॉपर दिया हुआ है हमें, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी इन दिस केस। क्या ये पार्ट क्लियर है, ओके। सो एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था स्टार्ट में, अब उस क्वेश्चन में वापस चलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस तो क्योंकि कंप्लीट हो गए। तो विच कंपनी आउट ऑफ द 4 कंपनीज मेंशन्ड अबव हैज द मैक्सिमम अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, तो अनयूटिलाइज कैपेसिटी निकालना है, और अनयूटिलाइज कैपेसिटी क्या होगा हमारा, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी विल बी टोटल कैपेसिटी माइनस यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, या फिर जो प्रोडक्शन गिवन है हमें। तो लिप्टन के लिए तो ऑलरेडी हमें टोटल डेटा पता है 2.53 टोटल कैपेसिटी, तो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 2.53 माइनस 1.64, तो अनयूटिलाइज कैपेसिटी क्या होगा, और लिप्टन दिस विल बी 0.89, for others we'll have to calculate this value. So for Brook bond 76.50%, this is 2.97, और हमें निकालना है रिमेनिंग विच इज 23.50%।
76.50% इज 2.97, यानी कि 3/4 के आसपास का वैल्यू है जो कि 2.97 आ रहा है, 3/4 से लार्जर वैल्यू है जो कि 2.97 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 76.50 को इंटू 4 करें तो क्या वैल्यू आएगा, 300 समथिंग आएगा, यानी कि 4 से छोटा वैल्यू होगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 297 नहीं आएगा, उससे लार्जर वैल्यू आ रहा है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल नंबर होगा वो 4 नहीं होगा इस इन केस, यानी कि टोटल कैपेसिटी हमारा 4 नहीं होगा, 4 से छोटी वैल्यू होगा, ठीक है, 4 से छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि 4 पे वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 4 पे दिस विल बी 300 और 36, 326, यानी कि 3.26 वुड हैव बीन आंसर इन दैट केस। तब तो हमारा 4 से मल्टीप्लाई करते एक्चुअल नंबर 4 होता, तब 3.26 हमारा टोटल कैपेसिटी होता, बट 4 हमारा टोटल कैपेसिटी होता, क्या आप कर रहे हैं, 4 टोटल कैपेसिटी होता तो 3.26 हमारा था 76.50%, बट एक्चुअल नंबर हमारा है 2.97, या वैसे ही देख लो कि 76.50 रफली 3/4 है, और ये वैल्यू 2.97 से छोटा आ रहा है, जबकि 76.50 हमारा 3/4 से बड़ा आ रहा है, तो जो हमारा 23.50 होगा दैट विल बी मच लेसर देन 1, 1 से छोटा वैल्यू होगा, पहले तो इतना स्टार्ट कर देते हैं, लेस देन 1 होगा। सेकेंड वैल्यू 71.20% हमें दिया है 2.48, दिस इज 2.48, और हमें निकालना है रिमेनिंग विच इज 28.80%, तो ये वैल्यू क्या होगा, ओके। अब 71.20 28.80 रफली हमारा 71.20 2.48 आ रहा है, अगेन डेसिमल को थोड़ा भूलोगे तो चीज़ें कैलकुलेशन आसान हो पाएगा। 71.20 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, दिस विल 142.40, मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 213.60, और आ रहा है 248 के आसपास, तो अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हैं तब तो ये आ रहा है, ठीक है, यानी टोटल कैपेसिटी हमारा 3 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, 2.48 248 आ रहा है, क्योंकि हम एक्चुअल में ये वैल्यू जो हमने निकाला है दिस इज 100%, ठीक है। सो अब अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 35.6, और टोटल हो जाएगा हमारा 249.2, तो रफली ये वैल्यू आ रहा है हमारा 3.5 के आसपास, यानी कि टोटल कैपेसिटी हमारा 3.5 होगा, और उससे थोड़ा सा छोटा होगा कि वैल्यू आ रहा है हमारा 249.8 अगर 3.5 कैपेसिटी होता तो, बट एक्चुअल नंबर यहाँ पे आ रहा है 248, ठीक है, 248 आ रहा है क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, एक्चुअल में 71.20% है, यानी डिवाइड बाई 100 है, अभी हम जो निकाल रहे हैं दैट इज 100 टाइम्स ऑफ टोटल कैपेसिटी, तो 249.2 अगर ये कैपेसिटी होता 71.20%, तब फिर हमारा नंबर होता 3.5, ठीक है, बट एक्चुअल नंबर हमारा 3.5 से छोटा होगा, यानी 3.49 के आसपास होगा, रफली इसके आसपास होगा, यानी कि 1.01 शुड बी द अनयूटिलाइज कैपेसिटी फॉर नेस्ले अप्रॉक्सीमेटली। अगेन कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम लगा के सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। 7.20% हमारा 2.48 है, तो अनयूटिलाइज कैपेसिटी 28.80 कितना आएगा, 1.01 के आसपास आएगा, ओके, ठीक है। या फिर ऐसे देखते कि 71.20% है और हमें निकालना है 28.80%, तो 70 और 28 का रेशियो क्या है, 5:2 है, और रफली वैसा ही रेशियो आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, 5:2 का ही रेशियो आ रहा है, और 5 की वैल्यू 2.48, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बट क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे बहुत पास आने वाले हैं तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 होगी, क्योंकि 28.80 स्लाइटली बेटर है 2 से, स्लाइटली बेटर है, मतलब 5:2 से थोड़ा सा बड़ा रेशियो आ रहा है, तो 1.01 के आसपास वैल्यू आएगा हमारा एक्चुअल में, और यहाँ पे थोड़ा सा 2.48 क्या है, कहोगे 5 के हाफ से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, 1.01 या फिर 1 के आसपास वैल्यू आएगा, तो ठीक है 1.01 मान लेते हैं यहाँ पे। अब लास्ट वैल्यू का कैलकुलेट करना है, दैट इज 59.35% इज 1.54, दिस इज 1.54, चलो मान लेते हैं 60% है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्टीमेटली रिमेनिंग विच इज 40.65%, अगर 60% 1.54 होगा तो 100% हमारा क्या होगा, 5/3 टाइम्स होगा, यानी कि 2.5 के आसपास होगा, ठीक है। अगर हम 2.5 माने 60% अपना, तो 2.5 इफ का 60% क्या होगा, दैट विल 1.5, अगर 2.6 माने तो 60% क्या होगा,
2.6 का 60%, 2.6 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, 15.6 यानी 1.56। तो 2.6 का 60% वैल्यू 1.56, बट एक्चुअल नंबर हमारा आ रहा है 1.54, यानी कि 2.6 से छोटा होगा और 2.5 से लार्जर वैल्यू होगा, 2.55 से भी बड़ा वैल्यू होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारा 1.54 आ रहा है, 1.5 आता 60%, 1.56 आ रहा है 60% 2.6 का, और हमारा परसेंटेज एक्चुअली 59.35 है, उससे भी लेसर है। तो ये रफली हमारा 2.58 के आसपास आएगा। एक सेकेंड, टोटल वैल्यू 40% नहीं, टोटल वैल्यू हमारा 2.58 के आसपास आएगा। टोटल कैपेसिटी विल बी 2.58। तो अगर 1.54 हमारा यूटिलाइज्ड है तो रिमेनिंग वैल्यू 1.04 या 1.05। तो दिस इज मैक्सिमम। तो आंसर हमारा मैक होगा ऑप्शन डी। और देख पा रहे हो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में टीडियस था, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली स्किप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंसोगे, परेशान होगे, और इवन इफ आंसर तक पहुँचते हो तो भी एटलीस्ट इस क्वेश्चन को लास्ट टूवर्ड्स द लास्ट करना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं करोगे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे हैम्पर करोगे और ये तुम्हारा अफेक्ट करेगा बाकी क्वेश्चन को भी। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टीडियस था और कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो खुद से ही करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट ही करना पड़ेगा, और ऑप्शंस बहुत, वैल्यूज़ बहुत ही क्लोज थी। तो आई बिलीव कि इस सेशन के सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर हुए होंगे और अप्रिशिएट कर पाओगे इन बातों को। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, और जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं अगर वो पसंद आई हैं तो मेक श्योर हिट लाइक बटन एज वेल, और फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही क्लोज थे, तो यहाँ पे तुम्हें परेशानी हुआ होगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट जो है सो है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में हैंडल करने पड़ते हैं कई बार, तो इनको भी हमने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। अगर कैलकुलेटर मिलता है एग्जाम में तब तो फिर कोई बात दिक्कत ही नहीं थी, इजीली कैलकुलेटर जाते, बट नहीं मिलेगा तो रियलिस्टिक सिनेरियो में इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना पड़ेगा अगर करना है तो। पर इनसे पहले हम बाकी जो इजी डुएबल क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जब टाइम बचेगा तब इन क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।